राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में वंदन। घटना के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, उनके चरणों में भी वंदन। आधुनिक शिक्षा की देवी आई सावित्री के चरणों में वंदन। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, इनके भी चरणों में वंदन। आज मंच पर उपस्थित इस कॉलेज की अभी प्राचार्य जी उपस्थित नहीं है, हमारी महाजन मैडम। उसी प्रकार जो कुछ देर पूर्व आए हुए हमारे गंगाजड़ी पुलिस स्टेशन के थानेदार सोने साहब, उसी प्रकार मेरे मित्र गोंदिया जिला वाहतूक शाखा के सह प्रभारी सहायक पुलिस निरीक्षक राहुल पाटिल सर, उसी प्रकार इस मंच पर उपस्थित इस एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर बबन मेश्राम सर, उसी प्रकार जिन्होंने 7 दिन लगातार आपको इस गांव में एक संरक्षक के रूप में आप लोगों की देखरेख की। इस गांव के प्रथम नागरिक और इसी कॉलेज के पूर्व विद्यार्थी प्रमोद पटले जी, उसी प्रकार हमारे बीच में उपस्थित बिसेन जी, उसी प्रकार मोहबे जी, और इस पूरी एनएसएस में जिन्होंने इस पूरे विद्यालयीन एनएसएस विद्यार्थियों को संभाला, ऐसे डॉक्टर बबन मेश्राम की टीम में दलाल मैडम, जिनके भी जैसे मैं बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाता था तो जिस प्रकार की एंकरिंग वहां पे चलती थी, चाहे वो कलेक्टर ऑफिस के प्रोग्राम हो, उसी प्रकार की एंकरिंग आज मुझे यहाँ पे सुनने मिली है। ऐसे दलाल मैडम जो हर साल सरकार कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही है, उसी प्रकार हमारे बीच में रवि रांगलाले सर, रवि पटले सर, नंदेश्वर मैडम, और एनएसएस में सभी, जैसे अभी रांगलाले सर आए नहीं मेरे ख्याल से, वो भी हर साल, इस बार उनको दूसरी जवाबदारी दे दी थी कि वो स्कॉट में है तो वो नहीं आ पाए, पर उनका पूरा विशेष ध्यान इस कार्यक्रम में रहता है और लगातार अपना उधर का काम होने के बाद वो बरोबर इधर आते हैं। ऐसे हमारे रांगलाले सर और साथ में सभी एनएसएस की यहाँ पे उपस्थित कार्यक्रम अधिकारी हमारे बबन मेश्राम सर की टीम और उनके साथ आए हुए यहाँ पे हमारे विद्यार्थी। कैसा लग रहा है? कार्यक्रम खत्म हो रहा है तो अच्छा लग रहा है? घर जाने की इच्छा नहीं हो रही होगी। आज आखिरी दिन, अब घर जाना है। सबसे बड़ी बात है आज कैंप फायर है, सभी लोग एकदम तैयारी में है कैंप फायर की। जिस प्रकार सभी लोग तैयार दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कैंप फायर के लिए सभी लोग रेडी है, क्योंकि कैंप का सबसे जो दिन हम वेट करते हैं वो रहता है कैंप फायर का, एक आनंदित दिन। और ये 7 दिन का कैंप, कुछ बच्चों को जो फाइनल ईयर के होंगे उनको ये भी होगा अफसोस कि अगले साल से हमारा एनएसएस चला जाएगा, क्योंकि दिन है 3 साल तक का एनएसएस रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि 3 साल हो गए हैं इस गांव में, तीसरा साल है, दूसरा। हाँ, इसके पहले दूसरे गांव में मैं लगातार सर के साथ लगभग 15-16 वर्षों से इस एनएसएस के कैंप में जुड़ा हूं, क्योंकि एनएसएस में एक हमारे विद्यार्थी जीवन का अविस्मरणीय क्षण, जो भी हमारे सर ने बताया, राहुल पाटिल सर ने, कि मैं भी इसी एनएसएस कैंप का विद्यार्थी था। और स्पेशल जब मैंने उनसे आग्रह किया तो उन्होंने बोला कि एनएसएस कैंप में तो मैं जरूर रहूंगा। नहीं तो जनरली अधिकारी वर्ग, शासकीय अधिकारी कोई भी कार्यक्रमों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, पर एनएसएस और कॉलेज के कार्यक्रमों में वो आने के लिए अगर उन्हें जानकारी मिलती है तो उत्सुक रहते हैं, क्योंकि उन्हें भी इसी पड़ाव से गुजरना पड़ता है और इसी पड़ाव से वे आज इस स्थान पे पहुंच पाते हैं और पहुंचते हैं। आप लोगों को, जैसे सर मुझे एक जवाबदारी हर साल दे देते हैं कि भाई अच्छे से अच्छे वक्ता और अच्छे से अच्छे हमारे अतिथि जो हमारे बच्चों का मार्गदर्शन कर सके, उनका मौलिक मार्गदर्शन कर सके, उनका सामाजिक मार्गदर्शन कर सके, ऐसे लोगों की जवाबदारी लाने की मुझे सर प्रदान कर देते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज होती है और मैनेजमेंट से ही कोई भी कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है। सर का मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि कार्यक्रम में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होती, एकदम कार्यक्रम सुचारू रूप से चलते रहता है। इसके लिए एक बार सर के लिए जोरदार ताली होने की आवश्यकता है कि सर बबन मेश्राम सर, जिन्होंने इस 7 दिन के, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5 लोगों का परिवार आज के जमाने में पालना मुश्किल है। आज 150 बच्चों की जवाबदारी 7 दिन तक के अपने ऊपर लेकर, और वे इस गांव में आए हुए हैं और वे और उनकी टीम लगातार 7 दिनों से आपके ऊपर
आपका संरक्षण करने का कार्य कर रही है। ये एक बहुत सतुत्य कार्यक्रम है और सतुत्य कार्य है। इसके लिए उनकी और उनकी टीम का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि जिन्होंने, क्योंकि जनरली अवॉइड किया जाता है ऐसे कार्यक्रमों को, क्योंकि आज कोई भी व्यक्ति, कोई भी शिक्षक अपने ऊपर किसी प्रकार की ज्यादा जो तकलीफ है वो लेना नहीं चाहता। पर बबन मेश्राम सर का हमेशा कहना रहता है कि मुझे मेरे बच्चों का हर प्रकार का विकास करना है, मैं ज्यादा से ज्यादा उनको आगे बढ़ा सकूं, उन्हें किस प्रकार से ज्यादा उनका बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास कर सकूं, ये उनकी मन में इच्छा रहती है। जैसे कि भी आप लोगों ने 7 दिन में अलग अलग कार्यक्रम किए, 7 दिन में कई लोग बाहर से आए हुए हैं, कोई शहर का है, गांव की समस्याओं को जानने का आपको मौका मिला। आपका एक सब्जेक्ट रहता है घरों में जाके उनके बारे में जानकारी लेना, उनकी समस्याओं की जानकारी लेना। यह जो चीजें हैं ये आने वाले सामाजिक जीवन में आपको काम आने वाली चीजें हैं कि हमारा देश गांवों में बसता है और गांव की कौन सी समस्या है जो हमको समझने की जरूरत है। और आज जैसे कि अभी मैडम कुछ देर पहले हमारी प्राचार्य मैडम कह रही थी कि लोग अधिकारों की बातें करते हैं पर कर्तव्यों की बातें कोई नहीं करता। अरे देश की घटना में अगर हमको अधिकार दिए गए हैं तो साथ में उसके कर्तव्यों का भी निर्वहन हमको करना चाहिए। समाज में बड़ा होना महत्वपूर्ण नहीं है, बड़ा तो बहुत लोग होते हैं, पर हमने समाज को दिया क्या है उसके ऊपर वो महत्व है कि भाई हमारा महत्व ये है कि हम समाज को क्या दे रहे हैं। हमेशा बड़ा हो जाने से कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं होती। समाज को आप जो देते हैं, क्योंकि महापुरुष वही होता है जो समाज को कुछ दे के जाता है। बड़े बहुत लोग रहते हैं, आज से 10 साल पहले पैसे वाले कोई और थे, उसके 10 साल पहले पैसे वाले और कोई थे, और उसके 10 साल पहले पैसे वाले कोई और है, और आज कोई और है, और आगे कोई और रहेगा, पर हम उन्हें नहीं पहचानते। पर समाज को जो लोग कुछ देके जाते हैं उनके पुतले बनते हैं, उनकी स्तुतियां होती है, उनकी जयंती और पुण्यतिथियां बनाई जाती है और सारा देश उनको जानता है। तो हमें करना यह है कि हमें बड़ा होना है, पर समाज के साथ हम समाज को क्या देते हैं, आज ये वही चीज के लिए आपको सिखाने के लिए एनएसएस की संकल्पना है कि मैं अपने लिए नहीं हूं, मैं आप लोगों के लिए हूं, मैं समाज के लिए हूं, मैं समाज को क्या दे सकता हूं। क्योंकि साने गुरु जी ने भी अपने भजन में कहा है कि खरा तो एक चीज धर्म जगाला प्रेम पावे, जगी जे हीन अति पतित, जगी जे दीन पत दलित, क्या जाऊ नी उठवावे, क्या जाऊ नी सुखवावे, खरा तो एक चीज धर्म जगाला प्रेम पावे। साने गुरु जी की हम प्रार्थना हमेशा यहाँ एनएसएस में करते हैं। तो वही एक सच्चा धर्म है, वही एक मानव धर्म है कि हम समाज को क्या दे सकते हैं। यही बौद्धिक विकास के लिए, यही सामाजिक विकास के लिए हम एनएसएस का कार्यक्रम यहाँ पे लेते हैं। भाषण तो आप 7 दिनों से सुन रहे हो, बोर भी हो गया होगा। हर समय सब अपने मनोगत व्यक्त कर रहे, भाषण दे रहे, सब अकल छाट रहे, एक कहानी हो जाती है। कहानी का बोलूं, एक कहानी बोलूं। सर ने अभी एक दारू की बात बोले कि ड्रिंकिंग के विषय पे, तो एक कहानी मुझे याद आ रही है दारू के विषय पे कि एक बार की बात है, एक गांव रहता है और वो गांव थोड़ा, गांव में अपना सेजगांव नहीं है, नहीं तो पटले से मुझे मारेंगे हैं। शराबी गांव टाइप का रहता है, थोड़ा सा शराब पीने वालों की संख्या वहां पे ज्यादा रहती है। और वहां गांव के कुछ प्रबुद्ध नागरिक बहुत परेशान रहते हैं कि गांव में बहुत शराब हो गई है, ये शराब कैसे छुड़ाई जाए। वह एक आह्वान करते हैं कि जो गांव की शराब छुड़ाएगा उसको हम इनाम देंगे। तो एक व्यक्ति आता है कि बहुत इजी काम है, मैं छुड़वा दूंगा। तो बोले क्या करना है? बोले एक काम करो, आप गांव के लोगों को जमा करो, मैं उनको समझाने का काम करो। उसको बुलाया जाता है, वो आता है और 2 गिलास लाए जाते हैं। एक गिलास में वो सभी गांव के शराबियों को जमा किया जाता है और वो दिखाने की कोशिश करता है, दिखाता है कि एक गिलास में शराब रखते हैं आधे गिलास भर के, और एक गिलास में पानी रखा जाता है। और वो 2 कीड़े लाता है और वो 2 कीड़े में एक कीड़ा शराब के इसमें डाल देता है गिलास में, और दूसरा कीड़ा पानी के इसमें डाल देता है। शराब के गिलास में डाला हुआ कीड़ा छटपटाता है और वहीं पे तड़प तड़प के गल के मर जाता है, और पानी का गिलास में डाला हुआ कीड़ा थोड़ा छटपटाता है, कैसे तो भी वो बाहर निकल जाता है। तो वो पूछता है पूरे शराबियों से कि आप लोग समझ गए होंगे मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूं। तो सभी बोलते शराबी लोग, हाँ हम समझ गए। तो बोले बताइए क्या समझे आप? तो सभी शराबी बीच में से कुछ 10-5 खड़े होकर बोलते, हम समझ गए दारू पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। यह उनकी सोच है। जब वो व्यक्ति कहता है कि अरे मैं तुमको यह समझा रहा था कि दारू पीने वाला व्यक्ति ऐसा मर जाता है, नहीं बोले हमको यह समझ में आ गया कि दारू पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। तो हमारी सोच को बदलने की आवश्यकता है। और यहाँ जो कैंप है
वो कैंप इसीलिए किया जा रहा है कि आपको अपनी सोच बदलना है, अपने विचारधारा बदलना है। क्योंकि सर ने भी कहा कि मैं देखता हूं रोड पे जब चलते, मैं भी कई बार देखता हूं कि रोड पे बच्चे, आज के नवयुवक गाड़ी चालक बन के नहीं चलाते, धावक बन के चलाते हैं। और अगर धावक बनना है तो मेरा कहना है कि जहां रेस होती है वहां गाड़ी धावक बन के चलाइए, रोड पे चालक बन के चलाइए। आज जैसे सर ने बताया कि 4 लोगों की कल मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में, क्या हुआ होगा उस परिवार का, आज पर कितनी बड़ी विडंबना है। ये सोचना चाहिए। हमको लगता है कि नहीं, मैं घूम घूम करके गाड़ी काट लूंगा, मैं बहुत बड़ा रेसर हूं। मैंने कई लोगों को देखा है कि कई बार उनके कारण वो खुद की भी जान धोखे में डालते हैं और साथ में सामने से अच्छे से चलने वाले व्यक्ति की भी जान धोखे में डालते हैं। अरे आपके कारण किसी दूसरे के घर का भी दीपक बुझ सकता है, ये भी आप लोगों ने सोचना है। चालक बन के चलाइए, धावक बनने की जरूरत नहीं है। अगर बनना है तो रेस में जाइए, रेस कोर्स में गाड़ी धावक बन के चलाइए। ये सारी चीजें आप लोगों को समझनी है। नैतिक मूल्यों का विकास करना है, सामाजिक मूल्यों का विकास करना। और मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित ही रूप से आप लोगों ने अपने सामाजिक मूल्यों को इस 7 दिनों में अच्छा विकसित किया होगा। और इस विकसित करने के अलावा ये 7 ही दिन में अभी आप लोगों को ऐसा नहीं करना, जैसे अभी बाड़ा साहब बोल रहा था कि मैं रोज 10 बजे उठता हूँ, अभी कैंप में 5 बजे उठना सीखा मैं। तो मेरा कहना है, बाड़ा साहब बोलने का अर्थ यह है कि 5 बजे और 10 बजे का यहां से जो परंपरा चलेगी, वो परंपरा को आपको हमेशा आगे लेके जाना है। आगे लेके जाके हमको समाज को सिखाना है, समाज को पूछना है, क्योंकि ये दिन अब आगे आने वाले नहीं है। अभी आप कोई अंतिम पड़ाव में कॉलेज के होंगे, क्योंकि अब कॉलेज के बहुत सारे दिन चले गए हैं। अब कोई फाइनल ईयर में है, कोई सेकंड ईयर में है, कोई फर्स्ट ईयर में है। आने वाले समय में जिसको जिस जगह जाना है, फिर आपको अपने जीवन के उस पटरी में चलना पड़ेगा जो जीवन में हमेशा संचालित होती। पर यही दिन जो आपको सिखाए गए जो चीजें हैं, वो आपको अपने जीवन में इम्प्लीमेंटेशन करना है। इसीलिए ज्यादा ना कहते हुए भाषण देने के लिए जैसे सर ने कहा कि मेरे पास भी बहुत है और सर को भी जाना है और समय का अभाव है, ज्यादा ना कहते हुए फिर से एक शुभेच्छा आप लोगों को देता हूं पुनश्च। और ऐसे कैंप सर हमेशा ऑर्गेनाइज कराते रहेंगे और आप लोग इसका अपने जीवन में लाभ लेते रहेंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूं और शुभकामना देता हूं। कैंप फायर का सभी आनंद लेंगे और किसी प्रकार का वैमनस्य न रखेंगे। जीवन में यहाँ सिखाई गई मूल्यवान बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। यही अपेक्षा के साथ अपने 2 शब्द समाप्त करना, बोला बहुत ज्यादा पर 2 शब्द बोल रहा हूं आपको। धन्यवाद। कारण असा कधी क्षण काय एखादं नाव आठवलं की आपण थोडं आपला विश्वास जातो। तर मी कॉलेजला असताना यामध्ये खूप भाग घ्यायचो, खूप इंटरेस्ट असायचा आणि त्याच्यामुळे मी संधी बिलकुल सोडली नाही। काम तर भरपूर होतं, पण मी बोललो काम आता उद्या करूया, पण आज इकडे या। तर एनएसएसचं असं एक माध्यम आहे की जे तुमचा सर्वांगीण विकास घडवतं, दुसऱ्यांसाठी काहीतरी करण्याची आपल्यात उमेद निर्माण करतं। आपल्या दलाल मॅडमनी मगाशी सांगितलं की ड्युटीज अँड राईट्स, की आपण बऱ्याच वेळा आपल्या फक्त माझे हक्क काय आहेत याच गोष्टीकडे बघत असतो, पण समाजात वागताना आपली कर्तव्य पण आपल्याला निभावावी लागतात, हे आपण विसरता कामा नये। तर हे आजच्या कार्यक्रम म्हणजे यशस्वी पार पाडण्यासाठी आता बघितलं तर एवढं सर्व तुम्ही केलेलं आहे। सरांनी सांगितलं की हे सजावट असेल, जेवण असेल। मला तर माहित होतं एनएसएस मध्ये जेवण असतं, मी सकाळपासून जेवलोच नाही आज। म्हणलं तिकडे मुलांनी बनवलेलं जेवण आहे, त्यामुळे दुपारचा टिफिन मी कॅन्सल करून टाकला होता। आणि जेवणी खूप सर्वांनी तुम्ही मनापासून बनवलं आहे, तुमच्या प्रेमाची त्यात रुची होती। खूप सुंदर जेवण बनवलं। वाढणारी मंडळी असतील किंवा सगळे मॅनेजमेंट करणारी मंडळी असतील, अतिशय खूप छान कार्यक्रम तुम्ही राबवला आणि खऱ्या अर्थानं आपली राष्ट्रीय सेवा योजना आहे त्याचं फलित झालं असं म्हणता येईल। फक्त सर मी उपास आणि मेश्राम साहेबांना एवढं नक्की म्हणलं की मी तुमच्यावर अशा प्रकारे नाराज आहे की तुम्ही मला दररोज यायला जरी सांगितलं असतं तरी मी आलो असतो आणि यांच्यात मला गंमत करायला मिळाली असते। कारण मित्रांनो, जेव्हा नोकरी नसते तेव्हा माणूस एकदम फ्री असतो। हे खूप मोठं बंधन आहे, मग ते कोणतीही असो। आणि तुमचं जे सध्याचं वय आहे काहीतरी करण्याचं आहे, त्याच्यापेक्षा एक खरं जीवन तुम्ही जगत असता। तुम्ही 10वी आता तुम्ही कॉलेजवर आहे बरोबर,
12वी होणार, सिनियर कॉलेज होईल, कुणी प्रत्येक आपापल्या जॉबला लागेल, तेव्हा ऑटोमॅटिक जबाबदाऱ्या पडायला सुरुवात होते आणि आपल्या जगण्यावर खूप लिमिटेशन्स येतात. पण खऱ्या अर्थानं तुम्ही आता जगता एकदम स्वच्छंदी जीवन आहे. बघा, सगळ्यांनी वेशभूषा किती छान केलेल्या आहेत. तुम्ही जेव्हा कोणी यातून मोठे व्हाल, कुणी नेता होईल, कुणी पोलीस होईल, कुणी लेक्चरर होईल, तर त्यावेळेस तुम्हाला सर्व काही आठवेल, अरे हे दिवस पण होते आणि हे दिवस परत एन्जॉय करायला मिळत नाही. मी ज्या कॉलेजचा स्टुडंट आहे, मलाही वाटतं अशा कार्यक्रमाला मी तिथं जावं, पण ड्युटीमुळे नाही जाऊ शकत. तर तुम्ही 7 दिवस इथे राहिलात, एकमेकांचं म्हणजे कधी कधी कॉलेजमध्ये बऱ्याच असतं की आपल्याला काही डिस्प्यूट असतात, बरोबर आहे. असे कित्येक असतील की कॉलेजमध्ये बोलत नव्हते, पण ह्या 8 दिवसात मित्र झाले, बोलायला लागले. तर मित्रांनो, लाईफ खूप शॉर्ट आहे. कुणाशीच लाईफ मध्ये वाद करू नका आणि आमच्याकडे तर अजिबात येऊ नका वाद करून, कुठल्या भानगडी करून. तर खूप तुम्ही म्हणजे पुढे देशाचे भविष्य असतो आपण. म्हणजे आज आपले जे संशोधक असतील, IAS असतील, IPS असतील, प्रत्येक क्षेत्रातले ते हे आपले विद्यार्थी दशेतूनच गेलेले आहेत. तर आपल्यातच ते पुढचे भविष्य लपलेलं असतं. तर मी विशेष करून सर्व शिक्षकांचं खूप आभार मानेन आणि खूप टाळ्या वाजवा शिक्षकांसाठी की विद्यार्थ्याचं स्किल असतं, पण ऍक्च्युली डेव्हलप करण्याचं स्किल फक्त ते गुरुवर्यांकडे असतं. मी इथे उभा आहे, माझे गुरु आहेत, तुम्ही एक दिवशी असंच इथे येणार आहात, तुमचे हे गुरु असतील, त्यावेळेस आई वडील गुरु यांना आपल्या लाईफ मध्ये एक वेगळं स्थान द्यायचं आणि त्यांनी जे आपल्याला विचार दिलेले आहेत त्याच्यानुसार जर आपण आचरण केलं तर मला नाही वाटत की कधी आयुष्यात आपण की विनाकारण कुठेतरी संकटात येऊ. तर मी टाळ्या 2 प्रकारे वाजत असतात माहितीये, एक तर चांगलं बोलताय किंवा आता बंद करा. तर ह्या टाळ्या कुठल्या मला माहित नाही. ओके, थँक्यू. जोक बोललो. तर खूप कार्यक्रम छान झाला आणि मला बोलायचं खूप, मी MA BEd आहे, बोलायचं खूप शौक आहे. मीही शिकवत होतो आणि दुर्दैवाने मी शिक्षक होऊ शकलो नाही. त्यात बऱ्याच गोष्टी असतात, पण नंतर मग MPSC दिली, इन्स्पेक्टर झालो. पण ही लोकसेवाच आहे. पण जे विद्यार्थी घडवण्याचं, भविष्य घडवण्याचं खरं काम आपले शिक्षक करत असतात. तर आज आपल्या शिक्षकांनी जे घडवलंय, आपल्याला पुढे अजून शिक्षक भेटणार आहे. तर त्यांनी दिलेलं जे मार्गदर्शन आहे, आचरणात आणा, नेहमी व्यसनापासून दूर राहा. मी पोलीस असल्यामुळे पोलीसच्या 2 गोष्टी सोले साहेबांनी सांगितल्या, तर मी धावत्यावर सांगून टाकेन. व्यसनापासून दूर राहा. तुमच्या म्हणतोय गोंदिया जिल्ह्यात खर्रा हा ते रोटी कपडा मकान आहे ना, तसं आहे. तर ते खर्रा, दारू ह्या गोष्टीपासून निश्चित दूर राहा. मी बऱ्याच वेळा माझ्याकडे जे पोलीस स्टेशनला वगैरे लोक येतात आणि त्यांनाही सांगत असतो, तर व्यसन लाईफ मध्ये कुठलं करू, व्यसन करायचंय तर ज्ञान घ्यायचं करा, व्यायाम करा, जिम करा, कोणतंही चांगलं व्यसन करा, व्यसन म्हणून करा, पण व्यसन जे आपल्या समाजाला, स्वतःला, कुटुंबाला जे घातक आहे असं कधीच करू नका. आणि मी जाता जाता ट्रॅफिक इन्स्पेक्टर आहे म्हणून एवढं सांगेल की तुम्ही खूप आता यंगस्टर आहात, बरोबर आहे. म्हणजे तुमच्या गाड्या हवेत चालतात. असं वाटतंय आम्हाला की RTO यांना जे लायसन्स दिलेलं आहे ते मोटरसायकलचं दिलेलं नाही, पहिले हेलिकॉप्टर वगैरे चालवत असावं. समजलं मला काय बोलायचं ते. तर मित्रांनो, तुम्ही पेपर डेली वाचत असाल, ऍक्सिडेंट खूप होत आहेत. काल एका दिवसात 4 लोक आपल्या गोंदियामध्ये एक्सपायर झाले ऍक्सिडेंट मध्ये. कदाचित तुमच्याकडे लायसन्स असतील नसतील, पुढे येतील, पण नेहमी वेगावर कंट्रोल ठेवा. ड्रिंक अँड ड्राईव्ह लाईफ मध्ये कधीच करू नका, ड्रिंकच करू नका, त्यामुळे ड्राईव्हचा प्रश्न येणार नाही. आणि चांगलं शिक्षण घ्या, कुठल्याही वाईट गोष्टीकडे जाऊ नका. सायबर क्राईम असेल, पोलीस साहेबांनी सांगितलं, सायबर क्राईम असेल किंवा अन्य एक क्रिमिनल सब्जेक्ट असतो किंवा कुणीतरी गुन्हेगार मित्र असतात, त्यांच्याकडून इन्स्पिरेशन घेऊन कुठल्याही चुकीच्या क्षेत्रात जाऊ नका. आपल्या शिक्षकांनी केलेले मार्गदर्शन, उपकार, आपल्या आईवडिलांचे उपकार नेहमी आचरणात ठेवा. आणि हा कार्यक्रम अगदी यशस्वी करण्यात ज्यांनी आपलं श्रमदान केलेलं आहे ते सर्वांचे खूप खूप आभार. मंडप असेल, ते माईक सिस्टीम असेल, जेवण करणारे असतील आणि आपले गुरुवर्ग
सर्वांचे आभार मानतो. मला इथे बोलवलं, बोलण्याची संधी दिली आणि ऐकून घेतलं, त्याबद्दल मी सर्वांचा ऋणी आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आणि एक बोलता बोलता एक बोलायचं राहिलं. मी मगाशी महाजन मॅडमला बोललो की दलाल मॅडम पुण्याच्या आहेत की गोंदियाच्या आहेत, कारण मी गोंदियामध्ये पहिली प्रमाणित भाषा आपण ज्याला म्हणतो ना, प्रमाण भाषा आणि बोली भाषा अशा भाषेचे 2 प्रकार असतात. तर बेस्ट अँकर मी त्यांना म्हणलं बाय प्रोफेशनल अँकर आहेत की टीचर आहेत, कारण मला माहित नव्हतं. ते म्हणले टीचर आहेत तेवढ्याच अँकर आहेत. तर दलाल मॅडम साठी एक जोरात टाळ्या वाजवा. अतिशय उत्कृष्ट सूत्रसंचालन त्यांनी केलं आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आजच्या कार्यक्रमाला NMD कॉलेज गोंदिया राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या अंतर्गत इथे जे कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे त्या संदर्भात मला इथे समारोप कार्यक्रमासाठी बोलवलं आहे. इथे त्या सुद्धा मी आजच्या सन्माननीय व्यासपीठावर उपस्थित सर्व प्राध्यापक, कार्यकारी अधिकारी, शिबिर प्रमुख दारेंद्र पटलेजी, प्रियदर्शना नंदेश्वर, अश्विनी दलाल मॅडम, रविकुमार रहांगडले सर, बबन मेश्राम सर, महाजन मॅडम, या सर्वांचं मी धन्यवाद देतो. आणि सर्वप्रथम इथं उपस्थित असलेल्या विद्यार्थ्यांना आणि विद्यार्थिनींना, काल गंगाधरी पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत मला असं माहीत पडलं होतं की माझ्या हद्दीमध्ये हे कॉलेजमध्ये त्या शाळेमध्ये NSSचा कार्यक्रम आहे आणि त्यासाठी विविध गावातनं तरुण आणि तरुण इथे राहण्यासाठी आलेले आहेत. त्यासाठी मी त्यांची राहण्याची व्यवस्था कशी आहे, मुलींच्या सुरक्षेसाठी काय व्यवस्था केलेली आहे, यासाठी भेट देण्यासाठी म्हणून इथं आलेलो होतो. आणि जेव्हा इथं आलो, इथल्या जेव्हा कॅम्पसला भेट दिलं आणि एक क्षणभर मी फ्लॅशबॅक मध्ये माझ्या कॉलेजच्या त्या युगामध्ये गेलो. आणि त्यावेळेस मग मी NCC कॅम्प मध्ये जेव्हा माझ्या कॉलेजमध्ये असताना माझे बॅरेक, माझी मेस, जेव्हा तुमची मेस आणि तुमचं बॅरेक पाहिलं, आणि तो माझा कॉलेज जीवनामधला NCC मधला तो प्रकल्प वाटला. तसं पाहिलं तर 60 आणि 64च्या आसपास कोठारी आयोगाच्या शिफारशीनुसार NSS ची स्थापना झालेली आहे. त्यावेळेस म्हणजे प्रत्येक कॉलेजच्या स्तरावर म्हणजे NCC जशा प्रकारे काम करते त्या प्रकारे तरुणांना मध्ये समाजसेवेची, राष्ट्रसेवेची जागृती निर्माण व्हावी यासाठी NSS ची स्थापना झालेली आहे. आणि आता जवळपास महाराष्ट्रातल्या सर्व शाळांमध्ये NSS प्रकल्प, NCC बरोबर NSS चा प्रकल्प राबवला जातो. NSS प्रकल्प राबवला म्हणजे महात्मा गांधीजींनी जसं सांगितलं की खेड्यांकडे चला, आणि त्याच उद्दिष्टाप्रमाणे आपले NSS चे सर्व कॅम्प ग्रामीण भागामध्ये राबवले जातात. आणि तिथं ग्रामीण भागामध्ये अंधश्रद्धा निर्मूलन, प्रभात फेरी काढणे, ग्राम स्वच्छता करणे, चर खोदणे, वृक्षारोपण करणे असे विविध प्रकल्प राबवले जातात. आणि या प्रकल्पाचा उद्देश काय असतो, तरुणांमध्ये शिक्षण क्षेत्रामध्ये त्यांच्यामध्ये व्यक्तिमत्व घडवलं जातं, परंतु त्या व्यतिरिक्त समाज NSS च्या अंतर्गत एक व्यक्तिमत्व जबाबदार नागरिक घडवण्याचं काम आणि त्या नागरिकांमध्ये समाजसेवेची आवड निर्माण होण्याचं काम केलं जातं. आणि समाजसेवा हा देशसेवेचा एक पहिला टप्पा आहे. जेव्हा समाजसेवेमध्ये आवड निर्माण होईल त्यानंतर तुम्ही देशसेवेमध्ये तो तरुण ऑटोमॅटिकली त्यावेळी होऊन जाईल आणि त्याच्यामध्ये देशसेवेसाठी एक चांगले तरुण देशाच्या सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक विकासाकरता जो तरुण आवश्यक आहे तो त्यामध्ये. परंतु जशी जशी आता मोबाईलची क्रांती झालेली आहे, 2G पासून आता 4G 5G पण आलेला आहे, तसं आता आपण समाजामध्ये रोजच बघतो की वेगवेगळ्या विचित्र घटना आपल्या समोर पाहतोय आपण. आजचा तरुण कुठेतरी भरकटलेला दिसत आहे. त्यावेळेस ह्या NSSच्या मार्गातून विविध प्रकल्पामधून त्या तरुणांना योग्य ती दिशा देण्यासाठी, त्या तरुणांमध्ये जी ह्या वयामध्ये 20, 22, 23 वर्ष, 18 ते 20 वर्षामध्ये ज्या तरुणांमध्ये प्रचंड ऊर्जा असते त्या ऊर्जेला योग्य प्रकारे दिशा देण्यासाठी आणि त्यांची पॉझिटिव्हली त्यांचं काम करून घेण्यासाठी हे NSSचे विविध प्रकल्प खूप त्याच्यासाठी हेल्पफुल होतात. आणि तर एक पोलीस अधिकारी म्हणून मला तुम्हाला सर्वांना, माझ्या मित्रांना, मैत्रिणींना सांगायचं आहे, खास करून महिलांसाठी काही सूचना पण मी आता मला व्यासपीठावर बोलवलेच आहे, तर मी आता ह्या काही सूचना देण्यासाठी संधी सोडणार नाही मॅडम. असं आहे की आता सोशल मीडिया आपण वापरतो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तर खास करून महिलांना, माझी मुलींना सूचना आहे, विनाकारण तुमचे फोटो तुम्ही तुमच्या घटनेने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करा, परंतु
विनाकारण तुमचे वैयक्तिक फोटो, खासगी फोटो त्याच्यावर ठेवू नका प्रोफाईलसाठी, डीपी साठी, जेणेकरून त्याचा फोटोचा दुरुपयोग होऊन कोणी त्याच्यासोडून दुसरा क्राईम करणार नाही. त्यानंतर भविष्यातल्या आपल्या वैयक्तिक आयुष्यामध्ये आपल्याला पश्चाताप होणार नाही. सेकंड थिंग म्हणजे मुलांना पण असं सांगणं आहे की आपण हा जो वय आहे त्याच्यामध्ये आपण बाल्यावस्थेपासून आपण युवावस्थेमध्ये जातो. आपल्या शरीरामध्ये अनेक ग्रंथी स्त्राव जातात. आपण त्याच्यामध्ये आपण मुला मुलींबद्दल एकमेकांबद्दल अट्रॅक्शन होत असतं. याच्यामधून आपण जाताना आपण आपल्या सामाजिक बांधिलकी जी दिलेली आहे त्याचा दुरुपयोग करता नाही आला पाहिजे. म्हणजे दुसरी गोष्ट सांगण्याचा उद्देश की आपल्याकडून न कळतपणे एखादा गुन्हा घडून जातो, पण जेव्हा प्रत्येक वेळेस आपल्याला सुधारण्यासाठी संधी मिळेल याची गॅरंटी नसते. पण एक चुकीच्या निर्णयामुळे पूर्ण आपलं आयुष्य बदलून जाऊ शकतं. म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत. म्हणजे आपण एखाद्या मुलीकडे विनाकारण सतत पाहणं, पण आता कायद्याच्या दृष्टीनं तो एक क्राईम आहे. एखाद्या मुलीला आपण वारंवार मेसेज पाठवणं म्हणजे तो पण एक कायदेशीर दृष्ट्या पाठलाग केलेला मेन्शन केलेला आहे. आपण एखाद्या मुलीला विनाकारण शेरीबाजी करणे, तिला इच्छा नसताना तिचे फोटो वगैरे पाठवणे, हे पण कायद्याच्या दृष्टी क्राईम दिलेले आहेत. तर या गोष्टी आपण न कळत मध्ये करून जातो. पण त्यानंतर एखादा गुन्हा रजिस्टर झाल्यानंतर मग आपलं पूर्ण करिअर त्याच्यावर कोलॅप्स झाल्यानंतर न कळून जातं. कारण तुमच्यावर तुमच्या कुटुंबाच्या बरेच काही अपेक्षा असतात, तुमच्यावर त्यांच्याकडून काहीतरी स्वप्न असतात आणि ते पूर्ण करायची तुमच्यावर जबाबदारी असते. आणि या व्यतिरिक्त आता नवीन तंत्रज्ञानाप्रमाणे तुम्ही मोबाईल वापर करताना तुमचा पासवर्ड जो बँकेचा अकाउंटचा पासवर्ड आहे तो कुणाला शेअर करू नका. कुठली अचानक एखादी लिंक आली तर ती लिंक डाउनलोड करू नका, जेणेकरून तुमचे हॅकिंग यावर तुमच्या अकाउंट मधून पैसे, तुमच्या पालकांचे पैसे त्यामधून जाणार नाहीत. किंवा एखादे ऑनलाईन गेम्स वगैरे डाउनलोड करताना त्याच्यामधून तुमचे अकाउंट बद्दलची जी गोपनीय माहिती आहे त्यामध्ये ती लीक होऊन त्याच्यामधून पैसे ट्रान्सफर होणार नाही. अशा छोट्या छोट्या गोष्टींकडे लक्ष ठेवा आणि स्वतःच्या जे काही तुम्ही कुठल्याही क्षेत्रामध्ये काम कराल त्याच्यामध्ये तुमची 100% इन्व्हॉल्वमेंट करा. तुमच्या करिअरकडे फोकस करा. चांगले अधिकारी व्हा. तुमच्या आई वडिलांची स्वप्न पूर्ण करा. देशाचे चांगले नागरिक बना. स्वतःची, समाजाची, देशाची प्रगती करा. एवढे बोलून माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थँक्यू. इस कार्यक्रम में मैं सर्वप्रथम हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के छायाचित्र को अपना सशक्त नमन करती हूँ. इसी प्रकार राजसंत तुकडोजी महाराज के ओजस्वी वाणी के आधार पर जिसमें हमारे महाविद्यालय, विश्वविद्यालय संलग्नित है, उनको मैं चरण वंदन करती हूँ. साथ ही हमारे संविधान के जनक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सशक्त नमन करती हूँ और स्त्री शिक्षा और इक्वलिटी को बढ़ाने वाली माँ आई सावित्री देवी को अपना सशक्त नमन करती हूँ. साथ ही मैं यहाँ पर अपना यह भाषण चालू करने के पहले आज मुझे बड़ा खेद कि मुझे 38 साल हो गया पण माझी मराठी चांगली नाही आहे. पण मी बोलण्याचा प्रयास करत आहे. सर्वप्रथम मी आज इथे उपस्थित सर्वांना मराठी गौरव दिवसाची शुभेच्छा देता है. और मैं पुनः अपने भाषा माफी चाहूँ यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से कि मैं जब बोलती हूँ तो मेरे स्टूडेंट बोलते थे कि मॅडम तुम्ही मराठी मध्ये नको बोला, तुम्ही हिंदी मध्ये बोला, तुमची भाषा सपाट आहे, हिंदी सारखी तुम्ही बोलत आहे. तो इसी कारण आपसे पहले क्षमा मांगती हूँ और यहाँ पर अपने विचारों को उद्गार को रखने के पूर्व यहाँ पर मंच पे मंच सभी सम्मानित जन, सर्वप्रथम जिनके कारण आज ये समारोह हो रहा है और जिन्होंने अपने ओजस्वी विचारों से हमारे महिला विद्यार्थियों का, हमारी स्त्री विद्यार्थियों के लिए, गर्ल्स के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन देके गए हैं. ऐसे सोने जी का मैं यहाँ पर अपने स्वागत करने का कार्य करती हूँ. साथ ही इसमें उपस्थित माननीय श्री पाटिल जी, श्री योगेश जी अग्रवाल जी, पटले जी, पवन मेश्राम सर तथा यहाँ पर उपस्थित
इस महाविद्यालय के इस स्कूल के इंचार्ज तथा मेरे सभी साथियों का और विद्यार्थियों का मैं मनपूर्वक यहाँ पर आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस 7 दिवसीय जो शिविर है उसमें अपना पूर्ण सहयोग देने का कार्य किया। और मैं सबसे पहले हमारे यहाँ पर सभी छात्रों छात्राओं को, वॉलेंटियर्स को मैं यहाँ पर एक चीज के लिए बहुत बहुत यहाँ पर बधाई देती हूँ कि जिस दिन मैंने आया था उद्घाटन समारोह में, जिस प्रकार की एनर्जी आप में थी, उस एनर्जी को मैंने यहाँ पर आज समारोह की तरफ जहाँ जहाँ हम थकान की ओर जा रहे हैं वही वही आपका उत्साह बढ़ता जा रहा है। आपकी ताली की गड़गड़ाहट ने मेरे जो आपके प्रति एक संशय हुआ था उसको दूर करने का प्रयास किया है, इसलिए मैं आप सबको यहाँ पर धन्यवाद देती हूँ और होप करती हूँ कि ये हमारा 7 दिन के जो प्रोग्राम हुआ है, इस प्रोग्राम में आप कुछ ना कुछ लर्न करके जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हमारे बीच में, जैसा सर ने बताया, हमारे यहाँ पर 3 मोटो बताने का कार्य किया है और 3 ऑब्जेक्ट जो हमारे यहाँ पर एनएसएस का है, उस एनएसएस को यहाँ पर हम ध्यान में रखते हुए ये चीज मैं रखना चाहती हूँ कि जैसे कि मैं नहीं पहले आप, इस प्रकार की जो हिंदी में कहावत है, उसी प्रकार आपका भी मोटो है कि नॉट मी बट यू, अर्थात हम अपने लिए नहीं, किसके लिए काम करते हैं? आपके लिए। आपके लिए मतलब क्या हुआ? इस समाज के लिए, इस सोसाइटी के लिए। जैसे हम गीता पढ़ते हैं और हमारे सामने प्रश्न रहता है, हम कहते हैं ईश्वर है और कृष्ण उसमें उपदेश देते हैं और उपदेश देते हुए हमारे सामने रखते हैं कि जब वहां पर यहाँ पर अर्जुन विचलित हो जाता है और वो बोलता है कि भगवान यहाँ पर मैं इस अपने पूरे परिवार के लोगों के साथ कैसे युद्ध करने का कार्य करूंगा, तो विराट रूप दिखाते हुए कृष्ण उनके सामने प्रकट होने का कार्य करते हैं। लेकिन वो वहां पर पूछता है भगवान के लिए कि भगवान यहाँ पर मैंने सब कुछ देखा लेकिन मुझे कोई नहीं दिख रहा है, तो भगवान है तो वो किस प्रकार का रहेगा और इस समाज को संचालित करने के लिए कैसे करेगा? तो उन्होंने कितना अच्छा उदाहरण दिया है। और हम सब गीता पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, लेकिन एक चीज को समझ नहीं पाते हैं, जिसमें कृष्ण ने उपदेश दिया है कि तू सामने देख, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। अर्थात कृष्ण ने यह बताने का कार्य किया है कि ईश्वर कहीं नहीं है, जैसे आपका सिद्धांत है ना यू, अर्थात उन्होंने भी कहा है सामने देख, सामने देख। सामने कौन खड़ा है? मेरे सामने यहाँ पर सब लोग खड़े हैं, मेरे सामने आप खड़े हैं, जो सामने खड़े हैं वो भगवान है। हम जिस प्रकार अपने से कुछ चाहते हैं कि मेरे लोग मुझे सम्मान दे, मैं लोगों का महत्व प्राप्त कर सकूं, अट्रैक्शन प्राप्त करूं, मेरे को रिस्पेक्ट प्राप्त हो सके, तो इसलिए मुझे भी क्या करना है? सामने वाले का सम्मान करना है, क्योंकि सामने वाला हमारा क्या है? एक मिरर है जो हमारी आत्मा के रूप में ईश्वर का प्रतिनिधित्व के रूप में करने का कार्य कर रहा है। अगर हम सामने वाले को सम्मान देते हैं और सामने वालों की रिस्पेक्ट करते हैं और सामने वाले की भावनाओं को समझते हैं, तो हमारा यह जो 7 दिन का जो शिविर है उसका उद्देश्य भी यही है कि हमें किसी और को नहीं, अपने आप को महत्व देने के लिए दूसरे का सम्मान देना है। जब हम दूसरे को कुछ देते हैं तो हमें लौट कर प्राप्त होता है, क्योंकि स्वर्ग नर्क की कल्पना मैं मानती हूँ कि स्वर्ग कहीं नहीं है, स्वर्ग और नर्क यहीं पर हमारे जीवन में है। हम सोचते हैं मरने के बाद आत्मा यहाँ पर जाएगी, पूर्व जन्म के कर्म का हम दुख भोग रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज उदाहरण के रूप में देना चाहती हूँ कि आज सोसाइटी में जो आप काम करके जा रहे हैं, इसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पर भी मिलेगा और आगे भी मिलने का कार्य करेगा। देखिए, आप सुबह किसी को बिना कारण से उसको डांटिए या उससे लड़ाई कर लीजिए, या आप देखेंगे कि उसकी आत्मा दुखी होती है, तो उसी दिन शाम तक आपको कोई ना कोई ऐसी घटना होगी जहां पर आप भी हुमलेट होंगे, हरास होगा, आपको कोई ना कोई से पंगा होगा और आपकी भी इंसल्ट होगी। इसलिए मैं ये मानती हूँ कि आज जो हमारे समारोह है, उस समारोह से एक चीज हमको लेकर जाने का काम करना है कि हमें दूसरों की भावनाओं की, इच्छाओं की कद्र करना है और इसी कद्र के आधार पर हम आगे की दिशा निर्धारित करने का कार्य कर सकते हैं। हमें अपने आप को समझना है। जब हम अपने आप को पहले समझेंगे तो समाज को समझने का कार्य करेंगे, समाज को समझेंगे तभी हम अपने कर्तव्यों के प्रति अग्रसर होंगे। वरना हम जिंदगी भर, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में हमें अधिकार दे के चले गए, लेकिन हम अधिकारों के लिए लड़ते रह रहे हैं, लेकिन कभी हमने लड़ाई की है क्या कि मेरा कर्तव्य क्या है? देखिए, पुलिस हमारे लिए सुरक्षा देती है, लेकिन हम तब भी उन पर उंगली उठाने का कार्य करते हैं कि पुलिस ने ऐसा कर दिया, पुलिस ने वैसा किया। लेकिन कभी आपने देखा है 3 उंगली मेरी ओर भी मुड़ी हुई है जब हम आरोप लगा रहे हैं? पुलिस के साथ हमने कितना कोऑपरेट किया, उसे सच्चाई बताई, आधा सच और आधा झूठ बताते हैं, तो हम कैसे न्याय की संकल्पना कर सकते हैं? उनके काम को करने के लिए किस प्रकार उन्हें सहयोग देने का कार्य कर सकते हैं? वो अपना काम किस प्रकार से करने का कार्य करेंगे? तो ये चीजों के लिए हमें आगे आकर
सबके विषय में सोचते हुए सत्यता के मार्ग में चलने का काम जो हमारे बापू जी ने दिखाया है उसकी ओर हमको बढ़ने का कार्य करना पड़ेगा। और यही हमारे इस आज के जो समारोह है उसका एक उद्देश्य है, जिसमें सर ने बताए थे कि हमको किसको लेकर चलने का काम करना है, इस आगे की सोसाइटी को लेकर चलना है, सोसाइटी को हमको कुछ देने का कार्य करना है। सोसाइटी से तो हमने सब कुछ लिया, इस सोसाइटी से मैंने उस दिन भी कहा था कि हमने जीवन लिया है, लेकिन इस सोसाइटी को हमने क्या दिया? हमारे जीवन में हमारा नाम जो है वो हमने किस लिए रखा जाता है? हमारे समाज में हमारी आइडेंटिफिकेशन हमारे परिवार और कुल और माता पिता को रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं है। समाज आपको इसमें अधिकार देता है जीवन के लिए, संस्कृति के रूप में आप यहाँ पर अपना समायोजन करने का कार्य कर सके, इसलिए देने का कार्य करता है। तो आपका भी दायित्व होता है, जब सोसाइटी ने आपको नाम दिया है, पहचान दी है, तो आप भी जब बड़े अपनी पहचान बना ले तो इस सोसाइटी के लिए भी कुछ करने का कार्य करें। लेकिन हम लोग सब चीज स्टोर करके जाना चाहते हैं और स्टोर करने के बाद क्या करना चाहते हैं कि कुछ भी चीज दूसरों को देना नहीं चाहते। तो यहाँ पर आपने 7 दिन के शिविर में यही सीखा ना कि मिल बांट कर हमको काम करना है, मिल बांट कर खाना है, मिल बांट कर सेवा करना है, यही इसका उद्देश्य है। और मैं सोचती हूँ कि आज का ये कार्यक्रम जो है वो अपने मुकाम तक सही पहुंच रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके कोऑर्डिनेटर और कार्यक्रम अधिकारी बबन मेश्राम सर के नेतृत्व में और डॉक्टर अश्विनी दलाल के सहयोग से, नारायण पटले और नंदेश्वर मैडम के सहयोग से जो चल रहा है और आपने उनके सहयोग में अपना विश्वास दिखाने का जो कार्य किया है, उससे मुझे लगता है हमारा जो थीम है वो पूरा होने का कार्य कर रहा है। सबको कई प्रकार की इच्छा और इच्छा शक्ति रहती है, सबकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। 7 दिन हमारे लिए जब आप आए थे तो 7 दिन आप सोच रहे होंगे भारी है, लेकिन अब 7 दिन के बाद आज मैं पूछूंगी कि तुम घर जाना चाहते हो तो क्या जवाब मिलेगा? नहीं जाना चाहते? और कितने दिन रहना चाहते? 1 हफ्ता। क्यों? पहले दिन तो आए थे, थके हुए दिख रहे थे, तब ऐसा लग रहा था कि आज ही वापस जाना चाहते। मच्छर काट रहे थे, अब मच्छर नहीं काट रहे, गर्मी नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही है? यही जोर की बोलो, क्यों नहीं लग रही है? ढल चुके हैं यहाँ के माहौल में, ढाल चुके हो माहौल में। और यही चीज हमारी एनएसएस की है, ये हमारी सबसे बड़ी देन है कि परिस्थिति में जाकर अल्लाह। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप एक अच्छे नागरिक बने, एक अच्छे समाज सेवक बने और निरंतर प्रगति करते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, ma'am.